राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने न्यूमेरिकल के माध्यम से क्लास को पूर्ण किया था। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्लासों में भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा पेपर में, वहाँ पर डायरेक्ट आपको सवाल दिए जाएंगे जिनको आपको कैलकुलेट करके आंसर करना होगा। ऐसे ही एक एक नियम की बात करें तो इसमें भी थ्योरी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसमें भी डायरेक्ट सवाल आएंगे और आपको उन्हीं को हल करना रहेगा। तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न आप देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। दिया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ए लिखिए, इधर बी, ये 10 दिन में उस कार्य को पूरा करता है, ये 12 दिन में उस कार्य को पूर्ण करता है। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें ए और बी जो कार्य कर रहे हैं 10 दिन और 12 दिन, उन दोनों ही संख्याओं 10 और 12 से वह संख्या क्या हो, डिवाइड हो, मतलब 10 और 12 का उस संख्या में भाग चला जाए। अगर आपको ऐसी संख्या लेना नहीं आए तो आप 10 और 12 का एलसीएम निकाले, जो संख्या आएगी उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ 60। अब मैं मान रहा हूँ ये 60 क्या है, टोटल मैंने कार्य ले लिया। जो प्रश्न में था ना ए किसी कार्य को, तो मैं उस किसी कार्य को मैंने 60 कार्य ले लिया और 60 ऐसी संख्या ली जिसमें इन दोनों का भाग चला है, तो टोटल 60 कार्य हो गया। और ए इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा होगा, 60/10 बराबर 6 कार्य ए क्या कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, 6 कार्य प्रतिदिन। ठीक है। और अगर बी की बात करूं तो इन 60 कार्यों को बी कितने दिनों में करेगा, 60/12 बराबर 5 कार्य। अब हमें यहां से पता चला कि ए 6 कार्य प्रतिदिन करता है, बी 5 कार्य प्रतिदिन करता है। टोटल कार्य हमने 60 लिया था, तो हमें कैलकुलेट करना ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो उस कार्य को ही तो हमने 60 लिया था, तो कितने दिनों में करेंगे ए और बी मिलकर। तो पहले हम ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो देखते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक तो 6 कर रहा है और बी 5 कर रहा है, मतलब टोटल कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। ए और बी मिलकर टोटल कार्य कितना, 11 प्रतिदिन कर रहे हैं, और टोटल कार्य कितना है, 600 है। ए और बी मिलकर एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं, और हमें जो पूरा कार्य कितना करवाना है, 60 करवाना है। टोटल कार्य कितना है, 60। तो ए और बी मिलकर इस 60 कार्य को कितने दिनों में, ये जो 11 कार्य थे ये प्रतिदिन कर रहे थे ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर 60 कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 60/11 कार्य ए और बी दोनों मिलकर रोज करते हैं, तो 60/11 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर 60/11 कार्य प्रतिदिन करेंगे। इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 5/5 सही 5/11 दोस्तों। तो 5 सही 5/11 कार्य जो है ए और बी मिलकर प्रतिदिन करेंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो हमको किसी कार्य को कर रहा है तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 10 और 12 दोनों का भाग चला जाए, और वो संख्या क्या रहेगी, उसी को हम टोटल कार्य मान लेते हैं। तो हमने 60 टोटल कार्य मान लिया। अब ए 60 कार्य को करने में 10 दिन लगा रहा, तो एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 60 कार्य को करने में 12 दिन लगा रहा, मतलब 5 कार्य प्रतिदिन ये भी कर रहा है। तो ए 6 कार्य रोज करता है, बी 5 कार्य रोज करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 11 कार्य करेंगे। टोटल कार्य हमने 60 माने ही है, तो 60 कार्य करने में इनको कितना दिन लगेंगे, 60/11 या 5 सही 5/11 दिन। तो ये इतने उनको क्या रहेगी, दिन लगेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम बात करें सी प्लस ए की, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसको 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को क्या करेगा, कितने दिन में करेगा, यह यहाँ पर पूछा गया है। यह प्लस का निशान, तो दिया गया है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए लिख लेते हैं,
ए प्लस बी उसको 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में कर रहे हैं। अब वही हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। मैं ले लेता हूँ वो संख्या 60। तो 60 टोटल में अब यहाँ पे क्या ले ले रहा हूँ, कार्य ले रहा हूँ। ए प्लस बी 60 कार्य करने में कितने दिन लगा रहा है, 12 दिन। तो एक दिन में कितने कर रहे होंगे, 5 कार्य ए प्लस बी कर रहे होंगे प्रतिदिन। 5 कार्य रोज करते हैं ए प्लस बी, तब जाके 12 दिन में 60 कार्य होते हैं। इसी प्रकार बी प्लस सी 60 कार्य को करने में कितने दिन ले रहे होंगे, 60/15, मतलब 4 कार्य रोज कर रहे हैं। बी प्लस सी 15 दिन में कार्य कर रहे हैं 60, तो 4 कार्य बी प्लस सी क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। और सी प्लस ए 20 कार्य जो है, 60 कार्य है, इनको करने में कितना दिन लगा रहे हैं, 20 दिन लगा रहे हैं। तो सी प्लस ए रोज कितना कार्य कर रहे हैं, 60/20, मतलब 3 कार्य सी प्लस ए रोज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम देखें, ए प्लस बी 5 काम रोज करते हैं, बी प्लस सी 4 रोज करते हैं और सी प्लस ए 3 काम रोज करते हैं। तो हम लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये कितना काम रोज कर रहे हैं, एक ए प्लस बी 5, बी प्लस सी 4 और सी प्लस ए 3, 5 और 4 9 और 3 12 कार्य रोज कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया और 2 बार सी आया। तो मैं लिख देता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना कार्य, 12 कार्य। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने कार्य कर रहे होंगे, 12/2 बराबर 6 कार्य। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करते तो एक दिन में 6 कार्य करते हैं। अब हमें पूछा क्या गया है कि ए कितने दिनों में यह काम पूरा करेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर 6 कार्य रोज करते हैं। हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, अभी बी और सी 4 कार्य रोज करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए कितने कार्य रोज करता है। अगर हम बी और सी का हमें पता है 4 कार्य रोज करता है और ए बी सी मिलकर 6 कार्य कर रहे हैं, तो मैं बी और सी के 4 कार्य की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी कि ए रोज कितने काम कर रहा है, बी और सी कितने करते हैं रोज, 4 कार्य। टोटल कार्य 6 करते हैं ये तीनों एक दिन में। तो ए कितने कार्य रोज करता है, 6 - 4 बराबर 2 कार्य। तो ए जो है 2 काम क्या करता है, रोज करता है। और टोटल काम हमने कितना है, 60 लिया था। तो ये जो 60 काम है इसको करने में ए को कितना समय लगेगा, ए को समय लगेगा 60/2 बराबर 30 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ए को ये 60 काम करने में कितना दिन लगेंगे, 30 दिन। यहाँ पर ए का पूछा है, ए की जगह अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता बी को इन कार्यों को करने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करते, ए प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते। ए प्लस सी का ये सी और ए दोनों मिलकर कितना काम करते हैं रोज, 3। तो यहाँ सी और ए की वैल्यू आ जाती 3। इन दोनों को जोड़ते, ए और सी को एक साइड ले लेते साथ में और बी अलग रख लेते। सी और ए का तो हमें 3 पता था, तो टोटल 6 कार्य हो रहा था। तो बी रोज कितने काम करता है, 3 काम बी रोज करता है। तो हमें पता चल जाता बी रोज 3 काम करता है, टोटल 60 काम है। तो बी को 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60/3 करते तो बी को 20 दिन लगते। यहाँ पर सी का पूछ लेता कि सी को कितना समय लगेगा, ए की जगह सी का पूछता तो ए प्लस बी कितने काम रोज करते हैं, 5 करते हैं। तो यहाँ हम ए प्लस बी की वैल्यू 5 रखते हैं, सी का मान आ जाता 6 - 1 बराबर 6 - 5 बराबर 1। तो सी की वैल्यू 1 आ जाती, मतलब सी 1 काम रोज करता है। और टोटल काम हमने कितने माने थे, 60 माने थे। तो 60 कामों को रोज करने में कितना समय लगेगा, 60/1 मतलब 60 दिन उसको लगते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग अगर किसी और के भी पूछ ले आपसे, तो आप यहाँ से आराम से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और जल्दी से समझा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए हमने लिए, एक ऐसी संख्या ली जिसमें इन तीनों दिनों का भाग चला जाए। तो जो संख्या है उसको हमने काम मान लिया। अब 60 काम को ये 12 दिन में करता है, तो 5 कार्य ए प्लस बी रोज करते हैं, बी प्लस सी 4 कार्य रोज करते हैं और सी प्लस ए 3 कार्य रोज करते हैं। इनको हमने ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के कार्यों को लिखा 5 + 4 + 3 बराबर 12 कार्य। अब यहाँ पर हमने देखा 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आ रहा है, तो मैंने उसमें से 2 बाहर ले लिया। यहाँ पर टोटल 12 कार्य कर रहे थे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 12/2 बराबर 6 कार्य रोज करेंगे। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का मिलाकर एक दिन का कार्य आ गया। बाकी हमने यहाँ से निकाले था ए प्लस बी एक दिन में 5, बी प्लस सी 4 और सी प्लस ए 3 कार्य करते हैं। तो मैंने यहाँ से बी प्लस सी का कार्य 4 यहाँ पर रखा, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर रहे। अब एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, टोटल 60 कार्य रहते, तो 60/2 हमने किया, तो 30 दिन यहाँ पर क्या आ गया, उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में करता है। तो ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। वही ए बी सी, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में कर रहा है।
मैंने इनका ऐसी संख्या ले ली 24 जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो ए 6 दिन में कर रहा है, टोटल कार्य मैंने 24 मन से मान लिया 24। अब 6 दिन में ए काम कर रहा है 24 कार्य, तो एक दिन में कितने कर रहा है, ये 24 कार्य करेगा। ये एक दिन में कितने करेगा, 24/4। ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 24/6 बराबर 4 कार्य। बी कितना कार्य करेगा एक दिन में, 8, 24/8 बराबर 3 कार्य। और सी कितना करेगा, 24/12 बराबर 2 कार्य। ये इनके प्रतिदिन के कार्य है, ए बी और सी के। टोटल 24 कार्य हमने ले ही लिए। हमने 24 कार्यों में इनके दिनों 6, 8, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में कर रहा था, उनका हमने भाग दिया। तो पता चला ए 6 दिन में 24 कार्य कर रहा था तो एक दिन में 4 कार्य कर रहा था। ऐसे ही हमने बी और सी के 3 और 2 कार्य निकाल लिए। अब हमें पता चल गया कि ये एक दिन में। अब पूछा है कि ए और सी वो काम कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और सी कितने कर रहा है, 2। तो ए और सी दोनों मिलकर रोज कितने काम करेंगे, 4 + 2 बराबर 6 कार्य ए और सी दोनों मिलकर रोज करेंगे। और अब पूछा क्या गया है कि जो ए बी सी अलग अलग 6 दिन, 12 दिन, 8 दिन और 12 दिन में किसी काम को कर रहे थे, उस काम को ए और सी कितने दिनों में करेंगे। तो जो किसी काम को ही तो हमने 24 लिया था, तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और सी द्वारा लिया गया समय, कार्य करने में ए और सी द्वारा लिया गया समय क्या रहेगा, 24/6 बराबर 4 दिन। मतलब ए और सी दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो 4 दिन में उस काम को, 4 दिन में कार्य को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर a + c का पूछा, अगर यहाँ पर a + b का पूछ लेता कि a + b दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो a रोज कितना कार्य कर रहा है, 4, b कितने कर रहा है, 3 कर रहा है। टोटल कार्य 24 था, तो a रोज 4 कर रहा है, b 3 कर रहा है, तो a + b कितने कर रहे थे, 7 कार्य रोज कर रहे थे। 24/7 उत्तर हो जाता। 24/7 दिन क्या लगेगा, 24/7 दिन उनको लगते हैं। अब यहाँ पर पूछ लेता बी और सी कितने दिनों में करेंगे, तो बी रोज 3 कार्य रोज करता है, सी 2 रोज करता है, तो 24 तो टोटल कार्य है। बी कितने 3 रोज करता है, सी कितने करता है, 2, तो टोटल 5, तो 24/5 दिन। अगर ए और सी की बात करें, बी और सी की बात करें, बी और सी 24/5 दिन में कर लेते इसी काम को, और ए और बी इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24/7 दिन में। और ए और सी ने कितने दिन में किया, 4 दिन में। तो ऐसे हम अगर किसी दूसरे तरीके से भी अगर वो पूछ ले ग्रुप बनाकर, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और a + b उसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं, तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। वही a दे दिया, a + b का कार्य दे दिया। यहाँ पर पहले अलग अलग देते थे, यहाँ पर a और b का एक साथ दे दिया। a 6 दिन में कर रहा है, a + b 4 दिन में कर रहा है। मैं संख्या ले लेता हूँ 36। मैंने मान लिया कोई संख्या 36 जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। अब 36 मैंने संख्या ली, तो 36, 6 का 36 में 6 बार भाग जाएगा। मतलब ए 36 कार्य को करने में 6 दिन लगाता, तो एक दिन में कितने कार्य करता है। ये ए तो 6 कार्य रोज करेगा, 36/6 करेंगे तो 6 कार्य। और a + b 36 कार्य को करने में कितना, 36 कार्य करते हैं 4 दिन में, तो रोज कितने काम करते हैं, 36/4। तो 36/4 करूंगा तो 9 कार्य। a + b 9 काम रोज करते हैं, ए अकेला 6 काम रोज करता है। तो जब हमें पता है कि a + b 9 काम रोज कर रहे हैं, अकेला 6 काम रोज कर रहा है, तो b कितना करेगा, a + b कितने कार्य कर रहे हैं रोज, 9 कार्य। a कितना कर रहा है, 6 कार्य। a 6 कार्य रोज करता है और a + b 9 कार्य रोज करता है, तो b रोज कितने कार्य करता है, 9 - 6 बराबर 3 कार्य। तो b 3 कार्य रोज करता है। और पूछा गया है कि बी को उस काम को करने में कितना समय लगा, तो उस काम को ही तो हमने 36 काम लिया था, तो बी को कितना समय लगेगा। बी द्वारा लिया गया समय क्या रहेगा, बी द्वारा कार्य करने में लिया गया समय जो समय रहेगा, बी द्वारा कार्य करने में लिया गया समय क्या रहेगा। टोटल कार्य हमने 36 लिए थे, बी 3 कार्य रोज कर रहा है, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। और टोटल कार्य 36 था, 3 कार्य बी रोज कर रहा था, 36 कार्य को 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 12 दिन बी को क्या रहेगा, लगेंगे। 12 दिन बी को उस कार्य को पूर्ण करने में लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को हमने देख लिया। लगभग 3-4 टाइप हमने देखे हैं, इन्हीं टाइप के प्रश्नों से वहाँ आएंगे आपके प्रश्न। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। इससे पहले हम एक सवाल और देख लेते हैं, ये वाला। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 गमले बनाते हैं। जो 5 आदमी है 6 दिन में
6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और कितने गमले बनाते हैं? 10 गमले बनाते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 गमले बनाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे रोज काम करके कितने गमले बनाएंगे? 16 गमले बना सकता है। तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिखता हूं दोस्तों, MDH डिवाइड बाय W। यहां पर M से मतलब है आदमी, मेन, D का मतलब है दिन, H का मतलब है घंटे समय के। यहाँ पर देखो 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे, और 6 घंटे के बाद अगर यहाँ 60 मिनट या 6 घंटे के बाद 6 मिनट भी लिखा रहता तो फिर मैं यहाँ पर स्मॉल m लिख देता। उस स्मॉल m का मतलब मिनट हो जाता, उस स्मॉल m का मतलब क्या हो जाता? मिनट हो जाता। चलो मैं लिख ही देता हूँ, MDH के पीछे मैं स्मॉल m भी लिख रहा हूँ। ये आप वैसे नहीं याद रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल m का मतलब मिनट, मतलब जहां पर आपको दिन भी दे दिया, घंटे भी दे दिया और मिनट और दे रखा तो आप मिनट भी वहां पर लिख ले। वैसे आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो MDH बटा W का मतलब होता है काम, कितना कार्य हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, आप इस प्रश्न से देखो, आदमी कितने? 5, कितने दिन? 6 दिन, कितने घंटे? 6 घंटे। मिनट में आगे कुछ दे नहीं रखा इसलिए मैंने मिनट की वैल्यू नहीं रखी। मेन तो आप MDH बटा W याद रखना। कार्य कितना करे इन्होंने? 10 गमले बनाए साहब, ये 10 गमले कार्य है यहाँ पे। अब दूसरे में देखो, इधर इन्होंने क्या किया, 12 तो आदमी थे, समय कितना लगा इनको? 8 घंटे। यहाँ पर दिन इनके पास नहीं है क्योंकि दिन ही हमें क्या निकालने हैं। यहाँ पर डी हमें निकालना है और घंटे में 8 दे दिए, मिनट हमें दिए हुए नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर गमले हमने 16 बनाए, तो जो 10 गमले बनाए थे ये यहाँ कार्य हो गया, 16 गमले यहाँ कार्य हो गए। तो हमें डी निकालना है, यहाँ से हम डी की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से डी क्या आएगा? 5 गुणा 6 गुणा 6, ये 16 इधर गुणा हो जाएंगे, 10 इधर गुणा हो जाएंगे। 10 इधर गुणा होने के बाद 12, 8 और 10 तीनों इनके नीचे क्या हो जाएंगे? बटा में चले जाएंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे, 10 गुणा 12 गुणा 8, ठीक है। 8 से 16 कटे, 8 दूनी 16, 5 से 10 को काटा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 12 कटे 2 बार और 2 से 6 कटे 3 बार। तो दिन कितना है? 3 दिन। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3 दिन। मतलब 12 आदमी को 3 दिन 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 गमले बना सकते हैं। जो 12 आदमी है उनको 3 दिन लगेंगे, 3 दिन 3 घंटे, 3 दिन और 8 घंटे लगेंगे। अगर वो प्रतिदिन काम करते हैं तो 3 दिन उनको क्या लगेंगे? 16 गमले बनाने में लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बार और बता देता हूँ, 5 आदमी थे, 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, तो यहाँ दिन लिख दिए। प्रतिदिन कितना काम कर रहे थे? 6 घंटे। अब वो 6 घंटे 6 मिनट बोलते तो यहाँ 6 गुणा 6 लिख देते, ठीक है। पर यहाँ मिनट में नहीं दे रखा इसलिए बस घंटे और दिनों की बात हुई। 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करते और 10 गमले बनाते, तो 12 आदमी कितने दिन? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 गमले बनाएंगे। तो दिन पूछा था तो दिन की कैलकुलेशन हमने यहाँ से निकाली, कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे हल करें। अब नेक्स्ट हम देखो, एक नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। तो कितने? 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। नल कितने हैं? 10 और भर कितने रहे? 24 मिनट में। तो टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितना नलों की आवश्यकता होगी? वही MDH डिवाइड बाय W। अब देखो, इससे पहले हमने सवाल किया था, वहां M का मतलब आदमी था। यहाँ M का मतलब यूं समझ लो आप 10 नल नहीं हो के 10 आदमी है। 10 नल की जगह क्या है? 10 आदमी है। जो 10 आदमी एक टैंक को कितने 24 मिनट में भर रहे हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। यहाँ पर नल आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम M की वैल्यू क्या रखें। M के मतलब ये 10 नल ही तो आदमी है, ये 10 नल का काम कर रहे हैं। वहां आदमी काम कर रहे थे, यहाँ नल काम कर रहे हैं। किसी प्रश्न में अगर औरत आ जाए कि 10 औरतें किसी काम को कर सकती है, तो आप यूं ना सोचे यहाँ तो M फॉर आदमी था, आदमी M फॉर मेन, मेन मतलब आदमी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ M का मतलब यूं समझ ले आप, जो काम कर रहा है वही M है। उस प्रश्न में आदमी था इसलिए मैंने वहां आदमी लिख दिया। यहाँ पर M क्या है? यहाँ M नल है। यहाँ M क्या हो गया? नल हो गया क्योंकि नल काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझाओ। M दे दिया आपको 10, दिन दिया नहीं है, घंटे में समय भी नहीं दिया है। अभी मैंने वहां पे स्मॉल M लिखा था, वो स्मॉल M यहाँ दे दिया, कितने दिए? 24 मिनट, ठीक है। और क्या एक टैंक को भर रहे तो यहाँ 1 लिख दिया। काम कितना हो रहा है? एक टैंक को भर रहे। अब इधर क्या आया? नलों की संख्या निकालनी, तो यहाँ तो मैं नल लिख देता हूँ। नल तो निकालने इधर की साइड, और दे क्या रखा? 1 घंटे को मैंने मिनट में बदला तो कितना है? 60 मिनट। दिन और समय तो कोई दे नहीं रखा, घंटे में दिया था। यहाँ पर इधर मैंने 24 मिनट लिया, इसलिए मैंने इधर क्या किया? इसको समय को भी
मिनट में बदल दिया, या तो फिर मैं यहाँ पर 24 मिनट को घंटे में बदल देता, लेकिन मैंने यहाँ पर 24 मिनट दे रखा है, यहाँ 1 घंटा दे रखा, तो 1 घंटे को भी मैंने मिनट में बदल दिया 60 मिनट। ठीक है, बटा वही एक, क्यों, क्योंकि टैंक तो वही है, यहाँ पर ऐसा थोड़ी दिया गया है कि एक टैंक को भरने में 10 नल को एक टैंक को भरने में 24 मिनट में भर सकते हैं, तो 15 टैंकों को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। यहाँ 15 टैंक नहीं दिया, टैंक तो एक ही है, तो काम तो दोनों जगह वही है, क्योंकि टैंक वही था, उसी टैंक को हम भर रहे हैं। यहाँ 10 नल थे, 24 मिनट में भर रहे थे, तो अब पूछ रहा है वो कितने नल उसको 60 मिनट में भरेंगे, तो यहाँ से नल की वैल्यू, नल की संख्या आ जाएगी, कितने नल लगेंगे, 60, कितने नल लगेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। 60 को इसके नीचे भेज दो, तो इधर आ जाएंगे 10 गुणा 24/60, 6 से 24 कटे तो 4 नल। उसी टैंक को 4 नलों द्वारा अगर भरा जाए तो हमें 1 घंटे का समय लगेगा, मतलब 60 मिनट लगेंगे। और 10 नल अगर उस टैंक को भर रहे हैं तो वो 24 मिनट में उस टैंक को फुल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर समझे, एम का मतलब आदमी या फिक्स नहीं है कि वह आदमी हो, वहाँ नल हो सकते हैं, औरत हो सकती है, और कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बस हमें यह याद रखना, एम का मतलब वो है जो काम कर रहा है, डी दिन, एच घंटे, एम मिनट, और डब्ल्यू जो है काम, कितना काम हुआ। यहाँ एक एक ही टैंक भर रहा है, इसलिए अगर यहाँ आगे लिख देता 2 टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ तो एक ही टैंक था, ऊपर तो एक टैंक, यहाँ काम, यहाँ जो डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू 2 हो जाती, क्योंकि टैंक क्या हो गया 2, मतलब डबल काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 4 नलों की इस प्रश्न में आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला। इससे पहले एक सवाल और है जो पूर्व में आपके निकल गया, ये वाला हम देखते हैं। 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, कितने आदमी, वही MDH डिवाइड बाई डब्ल्यू। ये बहुत सीधा प्रश्न है, इसको आप देखो, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ आदमी कितने दे दिए 4, दिन कितने दे दिए 20, काम एक है ही सही, घंटे में समय दिए नहीं, तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर कितने दिए 10 आदमी, और पूछा क्या है, समय, दिन, काम क्या है, वही काम, तो यहाँ पर दिनों की संख्या क्या होगी, 4 गुणा 20/10, 4 गुणा 20/10, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 8 दिन। तो 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी दिन को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 आदमी उस काम को 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला प्रश्न भी आप देखो, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में कर सकती है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का भी एक तरीका आप देखिए। तो वो पूछ रहा है, ज्ञात करो एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो पहले क्या था कि दोनों साइड या तो आदमी थे या नल थे, या दोनों साइड एक ही तरह के थे। अब एक तरफ तो आदमी और एक तरफ क्या औरतें हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे। 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, तो 4 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। और जबकि 3 औरतें उसी काम को 3 औरतें कितने दिन में कर रही है, 3 वुमेन कितने दिनों में, 16 दिन में। काम तो एक एक है, तो बटा में एक लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से हम देखते हैं आदमी और औरतों की तुलना करते हैं कि क्या आता है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो एम बराबर आएगा 2 वुमेन। देखो 4 चौक 16, 4 से मैं 16 को काटूंगा तो 4 बार आएगा, और 3 से इसको काटूंगा 2 बार। मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो एम इक्वल टू क्या आएगा, 2W, मतलब एक आदमी 2 औरतों के बराबर कार्य करता है। यह बात हमें यहाँ से पता चली। अब वो प्रश्न में पूछ रहा है कि एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो हम या तो यहाँ से आदमी है एक, मतलब 1 मैन प्लस 2 वुमेन, या तो मैं ये इनकी पूछ रहा है कि ये इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं या तो यहाँ से एम की वैल्यू 2W यहाँ रख दूं, या 2W की वैल्यू एम रख दूं, क्योंकि दो औरतें एक आदमी के बराबर कार्य कर रही है, तो मैं 2W की वैल्यू एम रख देता हूँ। 2M प्लस, मैं 2W की जगह एम लिख रहा हूँ, 1M प्लस 1M, 1M प्लस 1M हो जाएगा बराबर टोटल 2 आदमी के। एक आदमी और 2 औरतों की जगह मैं 2 औरतों का काम एक आदमी कर रहा है, तो मैंने 2 औरतों की जगह एक आदमी को रख दिया। तो एक आदमी तो पहले था ही सही, एक आदमी प्लस अब कितने हो गए, 2 औरतों की जगह एक आदमी और रखा, तो एक आदमी और, तो कितने, 2 आदमी हो गए। अब मुझे निकालना कि 2 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमने वहां से क्या देखा था, 4 आदमी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 6 दिन। अब दोनों तरफ क्या हो गए, आदमी आदमी हो गए, तो 4 आदमी
6 दिनों में कर रहे थे। तो 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे? काम तो वही है, तो मैं बटा 1 लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ा, ये वही तो काम है। तो अब मुझे यहाँ से दिन निकालना है, तो आदमी से आदमी कट गए, ठीक है, मेन से मेन। ये वैसे यहाँ एम एम लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब दोनों तरफ क्या है, आदमी, एक तरफ आदमी एक तरफ औरत होती तो हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं भी लिखूँ तो भी एम लिख, नहीं भी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि वहाँ दे रखा था 4 आदमी किसी काम को 6 डे में करते हैं, तो 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने 4 आदमी गुणा 6 करके बटा 1 काम लिख दिया। इधर 2 आदमी गुणा दिन, अब दिन की वैल्यू मुझे निकालनी है, 4 गुणा 6 बटा 2, 2 से कट जाएंगे, मतलब 12 दिन। तो एक आदमी और 2 औरत को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन लगेंगे। ठीक है, एक बार और देख लो दोस्तों, 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 3 औरतें 16 दिन में करेगी। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा, तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करा, 4 से कट गया, 4 चौक 16, 3 से 6 को काटा, 3 दूना 6, फिर 2 से 4 को काटा, 2 दुआ 4, तो इधर क्या बचा m, और इधर क्या बचा 2w। तो एक आदमी है 2 औरतों के बराबर कार्य करता है। अब हमें पूछा क्या, एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हमें पता है कि 2 औरतें एक आदमी के बराबर है, तो मैंने इस 2 औरतों की जो वैल्यू है 1m प्लस इसको भी क्या लिख दिया, 1m लिख दिया, मतलब 1m और 1m मतलब 2 आदमी। अब हमें बस इतना ही निकालना है कि 2 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर हम ये पता कर लेंगे तो एक आदमी और 2 औरत कितने दिनों में पूरा करेगी, वही उसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो मैंने यहाँ से 4m इंटू 6 डिवाइड बाई 1, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो 4 आदमी कितने दिनों में कर रहे थे, 6 दिनों में। अब हमें क्या निकालना था, 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 2 आदमी गुणा डी बटा 1 कर दिया, यहाँ से डी की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, 12 दिन उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे हल करें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी हम देखें। एक पिंजरे में कुछ मोर व हिरण है, यदि पैर गिनते हैं तो 170 होते हैं तथा सिर गिनते हैं तो 45 होते हैं, तो बताओ मोर कितने। ऐसे प्रश्न अभी तक रीट में पूछे नहीं गए, लेकिन कभी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको हल करने में आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये प्रश्न बहुत सीधा है। देखो आप, एक पिंजरे में कुछ मोर व हिरण है, यदि पैर गिनते हैं तो 170 तथा सिर गिनते हैं तो 45 आते हैं, तो बताओ मोर कितने हैं। अब यहाँ पर आप देखो, मोर के 2 पाँव होते हैं और हिरण के क्या होते हैं, 4 पाँव होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालते हैं, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालते हैं। इनकी संख्या निकालने के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, कुल पैर बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। यहां में कुल पैर कितने दिए, 170 बटा 2 माइनस सिर कितने हैं, 45। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा 85 माइनस 45 बराबर 40। तो ये तो 40 जो सिर आए ये किन का है, 4 पैर वाले जानवरों के। तो 4 पैर वाले जानवर क्या थे, तो हिरण, तो 40 तो क्या हो गए, हिरण हो गए। अब पूछा क्या गया है, बताओ मोर कितने, तो 45 जो सिर दिख रहे थे उनमें से 40 सिर तो हिरण के हो गए, तो बचे कितने। अब यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, मोर, तो मोर कितने हैं, टोटल 45 सिर थे, उनमें से हमें पता है कि 40 तो हिरण के हो गए, तो कितने हो गए, 5 क्या हो गए मोर। 5 मोरों की संख्या कितनी है, 5। इस प्रकार के प्रश्न में आपको दोस्तों आखिरी तक प्रश्न में आना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 40 भी उत्तर दे रखा है। आप बस 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालिए आपने, वो 40 आई और आप डायरेक्ट 40 पे क्लिक कर दे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। पूरा हल करने के बाद भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा मोर का गया है और हमें पता है, हमने हिरण की निकाल ली, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल ली हमने, 40 हिरण आए। हमें पता है टोटल 45 सिर है, तो उन 45 सिरों में से 40 सिर तो हिरण के होंगे, बचे कितने, 5, तो वो 5 सिर किसके होंगे, मोर के होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 400 सिपाही के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 400 सिपाही है, उनके लिए 31 दिन का भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। 28 दिन बाद क्या हुआ कि उस कैंप से 280 सिपाही जो थे वो उसको छोड़कर चले गए। तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 400 सिपाही थे, 31 दिन तक का उनका भोजन था। 28 दिन बाद क्या हुआ, 280 सिपाही किसी दूसरी जगह या दूसरे कैंप में चले गए, है ना। अब 280 सिपाही 28 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो जो बचे सिपाही है उनके लिए वह खाना कितने दिन और चलेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब आप एक बात और ध्यान रखें कि 400 आदमी 31 दिन तक खा रहे थे, 28 दिन बाद 280 आदमी गए, मतलब 400 आदमी ने 28 दिन तक तो खाना खाया, तो 28 दिन तक का खाना तो 400 आदमियों ने खत्म कर दिया। अब बचे कितने दिन थे, 3,
29, 30 और 31, इन 3 दिन भी अगर वो 280 आदमी नहीं जाते तो 3 दिन भी कितने आदमी और भोजन करते? 400 आदमी 3 दिन और भोजन कर सकते थे। तो भोजन कितना बचा? 400 लोगों का कितने दिनों का? 3 दिनों का। ये तो अपने पास टोटल क्या हो गया? भोजन हो गया। क्यों? क्योंकि 28 दिन तक तो 400 आदमी खाना खा ले थे। अब बचे कितने थे? 3 दिन थे। 3 दिन और 400 आदमी खाना खा सकते थे, तो 400 गुणा 3 तो हमने कर दिया। ये तो हमारे पास क्या हो गया? अब खाना हो गया, क्योंकि 400 आदमी का 3 दिन का खाना। अब हमारे पास आदमी कितने बचे? 280 तो चले गए, तो मैं 400 में से 280 आदमियों को घटा दूं तो अब आदमी कितने बचे? 120। तो अब आदमी कितने बचे? 120। अब 120, 400 आदमी 3 दिन खाना खा रहे थे, तो 120 आदमी कितने दिन खाना खाएंगे, यही तो निकालना। तो यहाँ दिनों की संख्या निकालनी, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। डी की वैल्यू आएगी 400 गुणा 3 बटे 120। 0 से 0, 3 से 4, 12 कटे 3 चौक 12, मतलब 10 दिन। दिन कितना है? 10 दिन। तो 28वें दिन जब 280 आदमी चले गए और 120 आदमी और बचे, तो वो जो 120 आदमी और है वो 28 दिन के बाद 10 दिन और खाना खा सकेंगे। अगर यहाँ से 280 आदमी नहीं जाते तो 28 दिन के बाद 400 सिपाही का कितने दिन का खाना और था? 3 दिन का। तो 3 दिन ही सिपाही खाना खा सकते थे, लेकिन 280 आदमी चले गए, इसलिए खाना क्या हुआ? बच गया। अब उस खाने को कितने दिन तक और आदमी खा सकते हैं? तो 120 आदमी जो बचे थे 280 जाने के बाद, वो 120 आदमी उस खाने को 10 दिन और खा सकते हैं। ये 10 दिन 28वें दिन के बाद वाले 10 दिन है। 28 के बाद 10 दिन और जो 120 आदमी बचे ना, वो खाना खाएंगे। ऐसा नहीं कि 31 दिन तक तो खाने के बाद फिर 10 दिन है, वो नहीं है। 28 दिन बाद 280 चले गए थे, अब उसके बाद जो बचे हैं 120 सिपाही, वो 10 दिन और खाना खाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एक बंदर एक 100 फुट के खंबे पर हर रोज 12 फुट चढ़ता है। एक बंदर है साहब, जो 100 फुट के खंबे पर 12 फुट रोज चढ़ता है और 8 फुट नीचे उतर जाता है। तो बताओ खंबे पर कितने दिन में चढ़ेगा? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का एक फॉर्मूला है, डी बराबर एल माइनस जे डिवाइड बाई एच प्लस 1। यहाँ डी से मतलब तो है दिन, एल का मतलब है लंबाई किसकी? खंबे की। खंबे की जगह अगर कोई दूरी होती कि वो एक रोड पे चल रहा है एक बंदर, जो वो रोज क्या करता है? 12 फुट चलता है और 4 फुट वापस आ जाता है, तो ये दूरी भी हो सकती है। तो लंबाई या दूरी ले लेते हैं। जे का मतलब है चढ़ा, ठीक है, और एच का मतलब है ऊपर चढ़ा माइनस उतरा, ठीक है। और ये एक, अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, डी का डी, लंबाई या दूरी कितनी है खंबे की? 100 फीट। ऊपर कितना चढ़ा? 12। नीचे ऊपर चढ़ा माइनस उतरा, मतलब 12 माइनस 8। 12 तो चढ़ता है, 8 उतर जाता है, और प्लस 1। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर आते हैं 88/4 प्लस 1 बराबर 22 प्लस 1, मतलब 23 दिन। तो जो उसको कितने दिन लगेंगे? 23 दिन। जो बंदर है उसको 23 दिन लगेंगे ऊपर चढ़ने में। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर वो 12 फीट रोज चढ़ता है, 8 फीट उतर जाता है, तो 4 फीट मतलब एक दिन में वो 4 फीट चढ़ा। तो 100 फीट चढ़ने के लिए 100/4 बराबर 25 दिन। तो 25 दिन उत्तर होना चाहिए। अब यहाँ पर 25 दिन उत्तर नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, इसीलिए ये ऑप्शन ही 25 दिया हुआ है, ताकि आप 100 में 4 का भाग देके निकाल लेके आराम से कि 4 फुट रोज चढ़ता है, 12 ऊपर जाता है, 8 नीचे आ जाता है, मतलब 4 फुट चढ़ता है। तो 100/4 करके 25 दिन आंसर हो जाएगा। यहाँ 25 आंसर नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा 23 दिन। अब यहाँ पर 23 दिन आंसर क्या होगा उसको मैं देखो आपको भी समझाता हूँ। मान लो एक खंबा ले लिया आपने, अब इस खंबे पे क्या हुआ कि बंदर चढ़ा। पहले दिन कितना चढ़ा? 12 फुट तो ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आ गया वो कितना? 8 फुट आ गया, तो वो चढ़ा कितना था? 4 फुट। अब बंदर 4 फुट पहले दिन चढ़ा, ठीक है। अब ऐसे चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, अब आपको उत्तर 23 दिन आ रहा ना। अभी देखो कैसा है, 4 फुट चढ़ा। अब एक समय आया, 21वें दिन की बात हो रही है यहाँ, 21वें दिन। 4 फुट रोज चढ़ रहा था, तो 21वें दिन कितना चढ़ गया? 84 फुट। क्यों? क्योंकि 21 गुना मैंने क्या किया? 4 कर दिया। 21 गुना मैंने जैसे ही 4 किया, 4 फुट रोज चढ़ रहा था, तो 84 फुट आ गया। अब हम यहाँ आगे 21वें दिन पे, ये 84 फुट के यहाँ आगे, ये 84 फुट यहाँ तक हो चुका है। अब उसके बाद वो यहाँ 21वें दिन के बाद 22वें दिन ऊपर चढ़ा, कितना चढ़ा? 12 फुट ऊपर गया, मतलब यहाँ कितने आ गया? वो 96 के वहाँ आया।
84 के बाद जैसे ही वो 12 फुट ऊपर चढ़ा 22वें दिन, 96 क्या आया, और फिर कितना नीचे आया, 8 फुट नीचे आया। तो 22 96 में से 8 आए तो यहाँ क्या आ गया, वो 88 फुट गया। अब यहाँ पर वो 88 फुट के यहाँ पहुंच चुका है। कौन से दिन, 22वें दिन। 22वें दिन जो बंदर है वो 88 फुट के यहाँ पहुंच गया, क्योंकि 84 के बाद 22वें दिन 4 फुट और ऊपर चढ़ा, 88 के यहाँ आ गया। अब 88 के बाद वो क्या करेगा, फिर जो 23वां दिन आएगा 12 फीट ऊपर चढ़ेगा। अब 12 फीट ऊपर चढ़ा तो 88 में जैसे ही 12 जोड़े तो कितने हो गए, 100 फीट। तो जैसे ही 22वें दिन तक तो वो 88 फीट तक पहुंच गया था, लेकिन प्रश्न में लिखा है कि हर रोज 12 फुट चढ़ता है। तो जैसे ही वो 88 पहुंचा, उसके बाद हमने क्या किया, 22वें दिन तो 88 फुट पहुंच गया था, उसके बाद जैसे ही हमने इसमें 12 ऐड किया और ये कितना पहुंच गया, 24 फीट तक, 100। इस प्रकार से जो हमारा ये प्रश्न है, इसमें जो उत्तर आया वो 23 दिन आया। तो इस चीज को आप याद रखें कि आप डायरेक्ट इसको ऐसा ना देखें कि 100 फुट है, 12 रोज चढ़ रहा है, 8 उतर रहा है, 4 फीट का अंतर आया, अब 100/4 किया, 25 यहाँ पर आंसर, वो पहला ही ऑप्शन वहां पर 25 दिया रहेगा, तो आप वहां पर फंस जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया किस प्रकार से 23 उत्तर आया, क्योंकि 22वें दिन तक तो 88 फुट चढ़ गया था। अब 88 के बाद जैसे ही वो 12 फुट ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट ही वो 100 पे पहुंच गया। अब वो वापस 8 फीट नीचे क्यों आएगा, अपने से क्या पूछा है, कितने दिन में चढ़ेगा, कहां पर, खंबे पर। तो जब 22वें दिन के बाद 23वें दिन तो जैसे ही 12 फुट ऊपर गया तो 100 फीट पे पहुंच गया। अब उसको नीचे आने की जरूरत थोड़ी है, बस हमें तो यही कैलकुलेट करना था वो कितने दिन में खंबे पर चढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। यदि 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 20 आदमी जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है n कोष्टक n-1 डिवाइड बाई 2। इतनी बार क्या जाएगा, हाथ मिलाया जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू आपको 20 दे दी है, 20 कोष्टक 20 माइनस 1/2 मैंने कैलकुलेट करी तो आया 10 गुणा 20 गुणा 19/2। यहाँ से 20 को मैं काटूंगा तो कितने आ जाएंगे, 10। तो ये कितने बन गए, 190, मतलब 190 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके आ जाए, इसमें रीट में इस प्रकार का प्रश्न अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाए तो इसको इतना आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को अगर 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको तो हमें फॉर्मूले के द्वारा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, यह यहाँ पर हमने n की वैल्यू 20 रख दी है और उससे आंसर आ गया। अब इसी प्रश्न में अगर ऐसे पूछ ले कि इन 20 आदमी में से एक आदमी ऐसा है जो किसी से हाथ न मिलाता, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। देखो प्रश्न में बनाता हूं, यदि 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा उनमें से एक आदमी ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाता, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब एक आदमी ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाता, अरे तो जो आदमी किसी से हाथ नहीं मिलाता उसको हम गिनेंगे ही नहीं, उस आदमी को भूल जाओ, यूं समझ लो वो आदमी है ही नहीं। तो 20 आदमी थे, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाता, तो आदमी ही हम 19 ले लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 19 रख के आप कैलकुलेट कर लो, n की वैल्यू 19 रख लो। अगर ऐसा प्रश्न हो तो 19 कोष्टक 19 माइनस 1/2 कर लो, तो 19 इंटू 18/2, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से उसका भी आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछ ले कि एक सभा में लोग हैं, एक सभा में लोग 190 बार हाथ मिलाते हैं, कितनी, जो हमारा उत्तर आया ना ये 190 बार हाथ मिलाते हैं, तो बताओ सभा में कुल कितने लोग हैं। इसी प्रश्न को क्या किया, उल्टा करके पूछ लिया। पहले तो आदमी दे दिए कि एक सभा में इतने लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब इसी प्रश्न को ऐसे विपरीत कर दिया कि एक सभा में 190 लोग हैं, वे 190 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ लोगों की संख्या क्या है। तो आप वहां पर क्या करें, n कोष्टक n-1 डिवाइड बाई 2 बराबर 190 रख ले। अब आपके पास ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, उनमें से एक एक ऑप्शन को यहाँ पर रख के देख ले किससे 190 उत्तर आ रहा, जिससे 190 उत्तर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह एक एक नियम से संबंधित आपके लगभग सारे सवाल मैंने पढ़ा दिए जिनके आने की संभावना रीट में है। और इससे पहले हम LCM HCF की क्लासें भी देख सके, उसमें भी मैंने लिमिटेड क्वेश्चन लिए थे, ताकि कम से कम समय में आप आपका कोर्स पूर्ण कर सको। और जो प्रश्नों का जो चयन है इस प्रकार से किया जा रहा है कि लगभग इन्हीं से रीट में सवाल आएंगे। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वैल्यू में, या थोड़ा सा वो प्रश्न की जो क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दे। ठीक है दोस्तों, और अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो हम औसत के बारे में पढ़ेंगे। औसत की मैं क्लासें लूंगा, शायद वह एक क्लास में खत्म नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो क्लास लंबी रहेगी, इसलिए हम उसको 2 या 3 क्लासों में पूर्ण करेंगे। कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम क्लासों में उसको पूर्ण कर दूं, शायद 2 क्लासों में आपके औसत का चैप्टर पूर्ण कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से इसको पढ़ें और
साथ में ही जो शिक्षण विधियों की क्लासें वह भी चल रही है। गणित की शिक्षण विधियां मैंने पढ़ा दी है, बहुत शॉर्ट रूप में उनको पढ़ाया है। अब मैं पर्यावरण की शिक्षण विधियां पढ़ाऊंगा। पर्यावरण की शिक्षण विधियों की भी एक ही क्लास रहेगी, जिस प्रकार से गणित की शिक्षण विधियों की थी। गणित की शिक्षण विधियों में कुछ विधियां ऐसी थी जिनको आप पहले भी हिंदी की शिक्षण विधियों में पढ़ लिए हो, तो मैंने उनके बस वहाँ पर नाम दिए, क्योंकि आगमन निगमन और ये ऐसी विधियां हैं जिनके बिना शिक्षण विधियां अधूरी है, और यह गणित में भी थी, तो मैंने इनको हिंदी में पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने उस क्लास में उनको नहीं पढ़ाया। लेकिन हम जो पर्यावरण की शिक्षण विधियों की क्लास लेंगे, उसमें अगर मैंने कोई विधि ऐसी है जो पूर्व में भी पढ़ा दी है, तो भी मैंने उसको वहाँ पर पूरा लिया है, ताकि आप उसी क्लास से अपना जो सिलेबस है पूर्ण कर ले, आपको इधर उधर जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और पर्यावरण की जो शिक्षण विधियों की क्लास रहेगी वह भी एक मात्र क्लास रहेगी, सिंगल। उसी एक क्लास में हम पर्यावरण की शिक्षण विधियों से संबंधित सारी शिक्षण विधियां, किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से कथन कहे, और पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, और पर्यावरण शिक्षण का इतिहास और उसके जो मुख्य बिंदु है, वह सभी मैं आपके एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।